नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। शुरुआत करेंगे 15 शहर 15 रिपोर्टों की। कमलनाथ कैबिनेट की आज हुई बैठक में कई बड़े फैसले हुए हैं। सरकार ने लैंड पुलिंग एक्ट को मंजूरी दी है। इसके तहत विकास प्राधिकरणों के अधीन वाली जमीन को दोबारा किसानों को लौटाया जाएगा। सरकार के मुताबिक 84 ऐसे प्रोजेक्ट जो अभी तक धरातल में नहीं उतरे हैं, उनमें से 66 प्रोजेक्ट की जमीन किसानों को वापस लौटाई जाएगी। इस एक्ट को आगामी विधानसभा के सत्र में पेश किया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में कर्मचारी हित में भी फैसला हुआ है। तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को अब रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 साल किए जाने का फैसला हुआ है। मुख्यमंत्री बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत 100 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। 5 लाख रुपए प्रीमियम राशि रखी गई है। ग्वालियर में शिशु मंदिर सोसाइटी को जमीन देने का भी फैसला हुआ है। सरकार ने कॉलेजों में सेवा देने वाले शिक्षकों के रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 65 साल किए जाने का फैसला किया है। इसके अलावा पीएचडी के एग्जाम में भी 20 नंबरों की छूट अतिथि विद्वानों को दी जाएगी। कैबिनेट की बैठक में करीब 1.5 दर्जन अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। कमलनाथ सरकार अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर विजन डॉक्यूमेंट पेश करेगी। इस विजन डॉक्यूमेंट में सरकार बताएगी कि आखिरकार आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट को लेकर उसका विजन क्या है। कमलनाथ सरकार 17 दिसंबर को अगले 4 साल का विजन डॉक्यूमेंट पेश करेगी। युवा, किसान, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत गांव और शहरों के डेवलपमेंट को लेकर सीएम कमलनाथ ने खाका तैयार किया है, जिसे सरकार के 1 साल पूरा होने पर जारी किया जाएगा। कांग्रेस सरकार 1 साल पूरा होने पर बीते 1 साल में हुए फैसलों और उस पर अमल की जानकारी भी जारी करेगी। देश के मंत्री गोविंद सिंह ने कहा है कि सरकार ने कांग्रेस के वचन पत्र में शामिल 125 बिंदुओं को पूरा किया है और इसकी जानकारी लोगों को दी जाएगी। कमलनाथ सरकार आने वाले 4 साल का जो विजन डॉक्यूमेंट पेश करेगी, उसे खुद पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भोपाल में जनता के सामने पेश करेंगे। सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के दौरे के 3 दिन बाद कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया के इंदौर दौरे ने मालवा की सियासत को गरमा दिया है। सिंधिया के खास समर्थक और स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट आज भोपाल में हुई कैबिनेट की बैठक में भी नहीं गए और वो पूरे टाइम सिंधिया के साथ दिखाई दिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदौर में बंद कमरे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। हालांकि वो इसे दिल्ली में 14 दिसंबर को होने वाली महारैली की तैयारियों की समीक्षा बता रहे हैं। सिंधिया से मिलने के लिए कार्यकर्ताओं में जमकर धक्का मुक्की भी हुई, जिसका शिकार सिंधिया को भी होना पड़ा। इंदौर में उन्होंने अंबर गार्डन में कांग्रेस नेताओं के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग से मीडिया को दूर रखा गया। अपने दौरे के दौरान सिंधिया अपने खास समर्थक शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद टंडन के घर भी गए। वहीं दिग्विजय सिंह समर्थक नासिर खान और कमलनाथ समर्थक शोभा ओझा के घर जाकर एक संदेश देने की उन्होंने कोशिश की। हालांकि मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि 14 तारीख को कांग्रेस की दिल्ली में महारैली की तैयारी के लिए वो इंदौर आए हैं। अपने इंदौर दौरे के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केंद्र सरकार पर तो निशाना साधा ही, साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार झारखंड में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जनता बदलाव लाएगी। मानव तस्करी सहित 3 दर्जन से अधिक गंभीर मामलों में फरार जीतू सोनी के छठे ठिकाने को इंदौर नगर निगम ने बुधवार सुबह ध्वस्त कर दिया। बुधवार सुबह प्रेस कॉम्प्लेक्स स्थित सोनी के दफ्तर पर आधा दर्जन जेसीबी और पोकलैंड मशीनों के साथ निगम का अमला पहुंचा और करीब 3 घंटे में भवन को धराशायी कर दिया। जीतू सोनी के खिलाफ अब तक विभिन्न थानों में गंभीर धाराओं में 40 के करीब प्रकरण दर्ज है। वहीं गिरफ्तारी के लिए 30,000 का इनाम घोषित है। पलासिया पुलिस सहित क्राइम ब्रांच की कई टीमें शहर के बाहर गिरफ्तारी के लिए डेरा डाले हुए हैं। जीतू सोनी के डांस बार पर छापे में रेस्क्यू की गई युवतियों के बयानों के आधार पर पुलिस ने मानव तस्करी का प्रकरण दर्ज किया था। पुलिस से मिले पत्र के बाद निगम अधिकारियों ने भी जीतू सोनी के कब्जे के भवन के बारे में जानकारी जुटाना शुरू की। कब्जे की जानकारी सामने आते ही अधिकारियों के भी होश उड़ गए। जीतू सोनी और उससे जुड़े लोगों ने शहर के विभिन्न 20 स्थानों पर अवैध कब्जा जमाया था। अवैध कब्जे में से 6 ठिकानों को इंदौर नगर निगम अब तक कार्यवाही कर ध्वस्त कर चुका है। वहीं बचे हुए ठिकानों पर कार्यवाही करने के लिए रणनीति भी बना चुका है।
भविष्य सुरक्षा यात्रा लेकर शाहजहानी पार्क पहुंचे अतिथि विद्वानों के लिए कमलनाथ सरकार ने कैबिनेट में नई नीति को मंजूरी दी है। यानी अब अतिथि विद्वानों को बाहर नहीं किया जाएगा, बल्कि सहायक प्राध्यापकों की भर्ती के साथ ही अतिथि विद्वानों को भी कॉलेज में यथावत रखा जाएगा। नियमित करने और बाहर किए गए 830 अतिथि विद्वानों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर प्रदेश भर के अतिथि विद्वानों ने 4 दिसंबर से छिंदवाड़ा से पैदल मार्च शुरू किया है, जो कि अब भोपाल के शाहजहानी पार्क में पहुंच गया है। अतिथि विद्वान शाहजहानी पार्क में डेरा डाले हुए हैं और सरकार को अपना वादा याद दिलाने के लिए पहुंचे हैं। अतिथि विद्वानों का कहना है कि सरकार ने वचन पत्र में 90 दिनों में नियमित करने का वादा किया था, लेकिन अब तक उस वादे को पूरा नहीं किया है। कई बार उच्च शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा मंत्री ने नियमित करने का आश्वासन तो जरूर दिया, लेकिन अब तक उन्होंने अपने उस वादे को पूरा नहीं किया है। अतिथि विद्वानों के पैदल मार्च और धरने के बाद अब कैबिनेट में अतिथि विद्वानों के लिए नया प्रस्ताव लाया गया है। प्रस्ताव में ये लिखा गया है कि अतिथि विद्वानों को बाहर नहीं किया जाएगा, बल्कि अतिथि विद्वानों को सहायक प्राध्यापकों की भर्ती के साथ ही कॉलेजों में यथावत रखा जाएगा। यानी जहां जहां पर अतिथि विद्वान कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं वहां पर उनको रखा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अतिथि विद्वानों का कहना है कि इससे पहले भी सरकार ने कहा था कि उन्हें बाहर नहीं किया जाएगा, लेकिन बावजूद इसके उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ऐसे में अब उनकी यही मांग है कि जब तक आदेश की कॉपी उनको नहीं मिल जाती है और जब तक बाहर किए गए अतिथि विद्वानों को अंदर नहीं कर लिया जाता है और ये पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं कर लिया जाता है कि उनको बाहर नहीं किया जाएगा, तब तक उनका ये धरना चलता रहेगा। कैबिनेट में भले ही अतिथि विद्वानों के लिए प्रस्ताव लाया गया है, लेकिन अतिथि विद्वान अभी भी इस मांग पर अड़े हैं कि जब तक उन्हें इस प्रस्ताव की कॉपी नहीं मिल जाती है तब तक उनका धरना समाप्त नहीं होगा। वहीं जब तक बाहर किए गए 830 अतिथि विद्वानों को वापस कॉलेजों में नहीं लिया जाता है तब तक उनका ये अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। हरदा जिले में खाद को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। हालात ये हैं कि किसानों को खाद वितरण करने के लिए पुलिस का पहरा यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा लगाया गया है। आज यूरिया के ट्रकों पर पुलिसकर्मियों को तैनात कर गाँव में खाद को वितरण के लिए भेजा गया। हरदा जिले में अभी तक 35,000 मीट्रिक टन खाद आ चुका है, जो किसानों को वितरित भी हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर किसान जो है खाद के लिए परेशान है। हरदा में हालात ये है कि समिति के कार्यालयों पर किसानों की भीड़ उमड़ रही है, लेकिन किसान को खाद नहीं मिल रहा है। आधिकारिक दावों की बात करें, जिले में खाद की किल्लत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। प्रवीण सिंह तंवर, न्यूज़ 18, हरदा। राजधानी भोपाल से सबसे समीप के जिले सीहोर में इस समय यूरिया का एक अघोषित युद्ध चल रहा है। किसानों को यूरिया प्राप्ति करने के लिए न केवल संघर्ष करना पड़ रहा है, अपितु कई घंटे लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। हालांकि कहने को जिला कृषि विभाग ने 48,000 मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया, जिसे बढ़ाकर 60,000 मीट्रिक टन कर दिया गया है, लेकिन आज भी यूरिया की एक बोरी के लिए किसानों को संघर्ष करना पड़ रहा है। सीहोर जिला कृषि प्रधान जिला माना जाता है और यहाँ पर इस बार रबी के सीजन में जिला कृषि विभाग ने 3,94,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बोवनी का लक्ष्य निर्धारित किया था और वर्तमान में लगभग 90% बोनी लगभग समापन स्तर पर आ चुकी है। ऐसे में किसानों को बोनी के तत्काल बाद यूरिया की जरूरत पड़ रही है। पहले कृषि विभाग ने यूरिया का 48,000 मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया, जिसे संकट को देखते हुए 60,000 मीट्रिक टन कर दिया गया, लेकिन 60,000 मीट्रिक टन यूरिया का वितरण कुप्रबंधन की वजह से एक किसानों के लिए संकट का सबब बन गया है। आज किसानों को यूरिया के लिए युद्ध करना पड़ रहा है और जैसा कि आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं, ये लंबी लंबी लाइन इस बात का प्रतीक है कि किस तरह से किसानों को यूरिया के लिए संघर्ष करने पर आमदा होना पड़ रहा है। संगीनों के साय में बढ़ती यूरिया को लेकर जहां जिला प्रशासन कह रहा है कि उसके पास यूरिया का पर्याप्त प्रबंधन है, वहीं मार्केटिंग सोसाइटी के लोग भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि उस यूरिया का समुचित वितरण चल रहा है। ऐसे में निजी विक्रय केंद्र वाले भी आगे आकर यूरिया का वितरण कर रहे हैं। फिर आखिर सवाल बड़ा ये उठता है कि फिर क्यों कुप्रबंधन हुआ, क्यों यूरिया के लिए आज भी किसानों को संघर्ष करना पड़ रहा है। इन सवालों के जवाब खुद सरकार को ही खोजने पड़ेंगे। प्रदीप मिश्रा, न्यूज़ 18 सीहोर। छतरपुर जिले में रेत का अवैध उत्खनन जोरों पर है, लेकिन अब इस अवैध उत्खनन के खिलाफ ग्रामीण लामबंद होने लगे हैं। आज ग्रामीणों लामबंद होकर अवैध रेत से भरे ओवरलोड ट्रकों को थाने के सामने ही रोक लिया और पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। मामला लवकुश नगर अनुभाग क्षेत्र के हिनौता थाना क्षेत्र का है, जहां पर केन नदी से रेत माफिया रेत का खनन लंबे समय से कर रहे हैं, जिससे परेशान होकर आज बीती रात ग्रामीणों ने रेत से भरे 30 ट्रक रोक लिए और थाने के सामने ही इनके रोककर इनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा, तो थाने की पुलिस उनको ही धमकाने लगी। ग्रामीणों का आरोप है कि बरसों बाद इस गांव की सड़क बन सकी है। ऐसे में रेत का अवैध उत्खनन करने वाले रेत माफिया ओवरलोड ट्रक रेत से भरकर ले जाते हैं, जिससे सड़क खराब होने की आशंका है।
इसलिए इस पर लगाम लगाने के लिए ग्रामीणों ने इन ट्रकों को रोका है, लेकिन पुलिस इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं जब इस मामले में पुलिस के आला अधिकारियों ने संपर्क किया तो वह इस मामले में बोलने से बच रहे हैं। अवैध रेत से भरे ओवरलोड ट्रकों के निकलने से लगातार उस क्षेत्र की सड़कें खराब हो रही हैं। इसी के चलते ग्रामीण लामबंद होकर इन ट्रकों को रोका है, लेकिन फिर भी पुलिस कार्रवाई के नाम पर कुछ भी बोलने से बच रही है। मंडला जिले में परिवहन विभाग के ठेकेदार द्वारा सरकार की योजनाओं को पलीता लगाया जा रहा है। दरअसल मंडला जिले में नान विभाग के द्वारा सरकार की योजनाओं के तहत गेहूं और चावल को सरकारी राशन दुकानों में वितरण किया जाता है। इसी बीच महाराजपुर केहल लीड लैंप में भी सरकार की योजनाओं के तहत गेहूं और चावल का वितरण किया जाना था, जिसके तहत नान विभाग के द्वारा करीब 8.5 टन से भी ज्यादा चावल भेजा गया था, जो कि पूरी तरह से सड़ा हुआ था। जिसे देख यहाँ पे जो सोसाइटियों में आने वाले गरीब तबके के लोग हैं, जिसे देखते ही भड़क उठे और उन्होंने चावल लेने से मना कर दिया। जानकारी लगते ही मौके पर अधिकारी पहुंचे और उन्होंने मामले की जांच की। मामले में जांच करने पर उन्हें भी लगा कि चावल तो सड़ा हुआ है, जिसके बाद चावल को पूरा वापस नान विभाग में भेज दिया गया है। अध्यात्म को दर्शन के रूप में देश और दुनिया में प्रचारित करने वाले आचार्य रजनीश का जन्मोत्सव संस्कारदानी में धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रदेश सरकार की पहल पर यह आयोजन तरंग ऑडिटोरियम में किया जा रहा है, जिसमें देश और दुनिया के तमाम ओशो प्रेमी शामिल हो रहे हैं। 11 दिसंबर से तरंग ऑडिटोरियम में शुरू हुए आयोजन के पहले दिन दीप प्रज्वलन के साथ ओशो के जीवन के शुरुआती दौर का व्याख्यान दिया गया। कांग्रेस प्रवक्ता मुकेश नायक, आदिवासी लोक कला परिषद के पूर्व डायरेक्टर कपिल तिवारी ने अपने छात्र जीवन में ओशो से हुई मुलाकातों का जिक्र किया और उनके आकर्षण से, उनके तेजवान से, उनके व्यक्तित्व से लोगों का परिचय कराया। आयोजन के प्रथम दिन शाम को विश्व प्रसिद्ध ड्रमर शिवमणि एवं कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम में देश और दुनिया के हजारों ओशो प्रेमी जबलपुर पहुंचे हैं और विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। संस्कारधानी आचार्य रजनीश की कर्मभूमि रही है। कॉलेज से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने आध्यात्म से साक्षात्कार किया और फिर पूरी दुनिया में आध्यात्म का प्रकाश फैलाया। वक्त छोटे से ब्रेक का। 15 शहर 15 रिपोर्टर लगातार जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आगे बढ़ेंगे 15 शहर 15 रिपोर्टर में। सिटीजन अमेंडमेंट बिल को लेकर देश भर में जारी गतिरोध के बीच सूबे की सियासत गर्मा गई है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट करके पीएम मोदी और अमित शाह पे निशाना साधते हुए उन्हें मॉडर्न जमाने का जिन्ना और सावरकर कहा है, जिस पर बीजेपी ने करारा पलटवार करते हुए कांग्रेस पे पहले जिन्ना और जिन्ना के नाम पे डरने का आरोप लगाया है। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस सड़क पर उतर के केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार बीजेपी जब से केंद्र में आई है तब से धर्म और जाति के नाम पे ही राजनीति करके लोगों को बांटने का काम कर रही है। मगर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश के बाद अब सूबे की सियासत इसलिए भी गर्मा गई है क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होगी। बहरहाल सिटीजन अमेंडमेंट बिल को लेकर मचे सियासी बवाल के बीच देखना होगा कि इस मसले पे आगे क्या होता है। लगातार प्रदेश में बढ़ती महंगाई को लेकर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। जिस तरह से प्याज की बढ़ती कीमत और साथ ही लहसुन और अब जिस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं उसको लेकर ट्विटर पर हमला बोला है। टीएस सिंहदेव ने लिखा है कि जिस तरह से केंद्र सरकार जो बढ़ रही महंगाई है उसको रोक पाने में असमर्थ साबित हो रही है। इसलिए उन्होंने एक सवाल भी खड़ा किया है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है तो आखिर इसके पीछे वजह क्या है, आखिर किन वजहों के कारण केंद्र सरकार बढ़ती महंगाई पर विराम नहीं लगा पा रही है। अब देखना यह होगा कि जो ट्विटर वार महंगाई को लेकर शुरू हुआ है ये आखिर जाकर कहां थमता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए उनके बागी प्रत्याशी एक बड़ी चुनौती नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि बार बार मनाने के बाद भी जो बागी प्रत्याशी नहीं मान रहे हैं, ऐसे में बीजेपी ने उन्हें पार्टी से बाहर रास्ता दिखाने का निर्णय लिया है और बीजेपी ने 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया है कि जो बागी प्रत्याशी वापस पार्टी हित में काम नहीं करेंगे, अपना नाम वापस नहीं लेंगे, तो ऐसे में उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। बीजेपी के प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने ने कहा कि पार्टी लगातार मान मनोबल कर रही है। पार्टी के तमाम बड़े नेता जो हैं ऐसे बागी प्रत्याशियों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखने में आया है कि कई लोग मानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें
एक अल्टीमेटम दिया गया है कि 3 दिनों के भीतर यदि वापस नहीं लौटे तो पार्टी से वो बाहर जाएंगे ही, उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही कभी भी घर वापसी का रास्ता जो है वो नहीं होगा। उनका कहना है कि जो बागी प्रत्याशी होते हैं वो कहीं ना कहीं नुकसान तो पहुंचाते ही हैं और ऐसे में पार्टी की पूरी कोशिश है कि उन्हें मनाया जाए। लेकिन अगर बागी प्रत्याशी ये मान करके चलते हैं कि पार्टी की बात नहीं माननी है तो ऐसे में पार्टी के पास भी इतनी सख्ती करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बच जाता है। देखना यह है कि बीजेपी की सख्ती के बाद में कितने जो बागी प्रत्याशी हैं वो वापस लौट के आते हैं, क्योंकि जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जब ये बागी प्रत्याशी लड़ते हैं तो भले ही भारतीय जनता पार्टी ये ना कहे कि कोई चुनौती नहीं होते हैं, लेकिन कई जो बीजेपी के जो दिग्गज हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये ज़रूर है कि पार्टी का ये भी कहना है कि कोई भी प्रत्याशी जब मैदान में होता है तो यदि वो किसी पार्टी के साथ खड़ा होता है तो ऐसे में उस प्रत्याशी के लिए भी आसान हो जाता है, उसके पास संसाधन बढ़ जाते हैं, संपर्क सूत्र बढ़ जाते हैं, वोट बैंक बढ़ जाता है और पार्टी का सहयोग मिलता ही है। लेकिन अगर वो निर्दलीय खड़ा होता है तो उसके साथ बहुत सारी दिक्कतें भी होती है। देखना यह है कि इन तमाम जो मान मनोबल है और साथ ही जो तर्क बीजेपी दे रही है उसमें कितने बागी प्रत्याशी आते हैं और वो वापस लौट के आते हैं, और अगर जो लौट के नहीं आते हैं वो पार्टी के लिए जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं दिक्कत तो खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने सामूहिक इस्तीफा भी, कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने सामूहिक इस्तीफा भी दिया है और बागी प्रत्याशियों को सपोर्ट भी किया है। तो जाहिर तौर पर वो ये इस बात का सबूत है कि वो भी इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार थे कि पार्टी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा सकती है। देखना यह है कि इस मान मनोबल का असर होता है या सख्ती का असर होता है या फिर लोग लौट के नहीं आते हैं। और इसी के साथ 15 शहर 15 रिपोर्टर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।